18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। ये मोदी सरकार में अब पहली बार होगा कि विपक्ष इतना मजबूत होकर सामने आया है, इसलिए विपक्ष के तेवर भी काफी पैने इस बार दिख रहे हैं। क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, कौन सी शुरुआती दिक्कतें सरकार के सामने विपक्ष खड़ी कर सकता है, क्या और खास बातें हैं इस लोकसभा में 18वीं, बता रहे हैं हमारे 5 सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं मनोजन भारती और अब मैं आपको बताऊंगा कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में क्या क्या होने वाला है, क्या है एजेंडा। और मैं अखिलेश शर्मा आपको बताऊंगा इस सत्र को लेकर सरकार की क्या है रणनीति और विपक्ष के हमले का किस तरह करेगी वो मुकाबला। और मैं राजीव रंजन आपको बताऊंगा 18वीं लोकसभा में कैसे होंगे विपक्ष के तेवर और विपक्ष कितना हमलावर होगा। मैं हूं प्रशांत और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी के सहयोगी दल सरकार के लिए संसद में कभी कभी मुसीबत भी बन सकते हैं। मैं हूं हिमांशु शेखर और मैं आपको बताऊंगा कि 18वीं लोकसभा में इस बार यूनिक क्या है और किस तरह नई चुनी गई 18वीं लोकसभा पिछली लोकसभाओं से बिल्कुल अलग है। 18वीं लोकसभा अपने आप में अलग होगी क्योंकि इस बार सरकार और विपक्ष की संख्या जो है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एनडीए के पास 292 सांसद हैं तो इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के पास 234 की संख्या है। इस सत्र में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है और वो सहयोगी दलों पर निर्भर रहेगी। 10 साल बाद गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है और इसी के साथ बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि विपक्ष काफी मजबूत रहेगा। 18वीं लोकसभा में विपक्ष और खासकर कांग्रेस तो आर पार के मूड में होगा। वजह यह कि जनता का जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला है उससे विपक्ष के हौसले बुलंद है। खासकर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आत्मविश्वास और भी बढ़ चढ़ कर हो रहा है। पहली बार उन्हें 2014 और 2019 के मुकाबले विपक्ष का नेता का पद मिलने जा रहा है। 2014 में कांग्रेस के हिस्से आया था 44 सीट, तो 2019 में 52 सीट लोकसभा में आया है और इस बार ये आंकड़ा 99 तक पहुंच गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। कांग्रेस के कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदारी राहुल गांधी संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है। हालांकि इस सत्र में ज्यादा विधायी काम नहीं होना है, केवल स्पीकर का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, लेकिन स्पीकर के चुनाव में ही विपक्ष सरकार से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर स्पीकर के पद के लिए चुनाव की नौबत तक आ सकती है और ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को साथ लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विपक्ष परंपरा की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का पद पहले भी विपक्षी दलों को दिया गया, इस बार भी वैसा ही किया जाए, तभी स्पीकर के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। दूसरी तरफ सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक, इन मुद्दों पर भी विपक्ष अपनी ओर से घेरने का प्रयास करेगा। स्पीकर के चुनाव में जहां बीजेपी को विपक्ष के पैंतरों का सामना करना पड़ेगा, वहीं उसे अपने सहयोगी दलों को भी खुश रखना पड़ेगा। हालांकि अब तक जो संकेत है उससे यही लगता है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही रखेगी। दूसरी तरफ सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक, इन मुद्दों पर भी विपक्ष अपनी ओर से घेरने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एक ऐसा मौका होगा जब विपक्ष इस सरकार को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। तो ये सत्र इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर अपने हमले को तेज करते हुए आने वाले समय के लिए अपने जो आक्रामक अंदाज है उसका एक तरह से परिचय दे दिया है कि किस तरह से वो
आने वाले इस सत्र में सरकार के ऊपर काफी हावी रहने वाला है। 2014 और 2019 के उलट इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई और इसलिए उसे सरकार चलाने के लिए इस बार अपने साथी दलों का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी छाया संसद में भी देखने को मिलेगी, जब बीजेपी को कई मौकों पर अपने साथी दलों को एकजुट रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जहां तक मुद्दे की बात है तो विपक्ष सबसे पहले नीट को लेकर सरकार को घेरेगा। विपक्ष की मांग होगी कि सरकार इस परीक्षा को रद्द करे, नीट परीक्षा को रद्द करे, दोबारा परीक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। विपक्ष आपराधिक कानून का भी मुद्दा उठाएगा, मांग करेगा कि इस कानून को फिलहाल लागू नहीं किया जाए। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहले ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। विपक्ष का ये कहना है कि जब पिछले सत्र में ये कानून जब लागू किया गया था, तब विपक्ष के 145 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर सदन से बाहर कर दिया गया था। विपक्ष अग्निवीर का भी मुद्दा उठाएगा और इसमें विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि सरकार का सहयोगी दल जदयू से उसे समर्थन मिलेगा। ये एक ऐसी लोकसभा होगी जिसमें कि पति पत्नी दोनों सांसद होंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी लोकसभा होगी जहाँ पे राहुल गांधी लोकसभा में होंगे और उनकी माताजी सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। ये एक ऐसी संसद होगी 18वीं लोकसभा जिसमें पप्पू यादव लोकसभा में होंगे और उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा में होंगी। आने वाले दिनों में यदि वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका जीत जाती हैं तो राहुल और प्रियंका की जोड़ी भी आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी और उनकी माताजी सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में 58% करोड़पति थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में 543 में से 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 77 थी, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में घटकर सिर्फ 74 रह गई है। हाल के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी चुनावी प्रक्रिया में बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या में महिला उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन चुनाव जीतने वाली महिला सांसदों की संख्या पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 में घटकर सिर्फ 13.62% रह गई है। इस बार जो है चुने हुए सांसदों की औसत उम्र जो है वो 56 साल है। करीब 4 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 25 साल है। सबसे अधिक उम्र के सांसद डीएमके के टीआर बालू हैं जो 82 साल के हैं। यही नहीं, इस बार जो है लोकसभा में आपको कई ऐसे सांसद दिखेंगे जो कि पहली बार चुन के आए हैं। उनकी संख्या करीब 280 के करीब है। तो कई मायनों में ये संसद पहली बार पहली कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं और सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनाव जीतने वाले 170 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, यानी 31% जो नए सांसद हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या सिर्फ 14% थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में दोबारा चुने गए सांसदों की संख्या 214 है। 2019 में इन 214 सांसदों के पास औसत संपत्ति 18 करोड़ 64 लाख रुपए थी। 5 साल बाद 2024 में इन 214 दोबारा चुने गए सांसदों के पास औसत संपत्ति बढ़कर 26 करोड़ 14 लाख हो गई है, यानी पिछले 5 साल में इनकी संपत्ति 40% तक बढ़ गई है।